बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एलएलएम्स फॉर लिंग्विस्टिक्स का दूसरा सेशन। हमने अभी वोकेबलरी देख ली थी पहले सेशन में, और ये देख लिया था कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि हम इसे इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, और उसमें वोकेबलरी क्या इस्तेमाल होती है। तो जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल से पहले उनको ट्रेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क है जिसमें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स मौजूद हैं, यानी बिलियंस ऑफ वेट्स मौजूद हैं। तो पहला काम तो ये होता है कि वो जो पैरामीटर, वेट या कनेक्शन है, उनको ऐसी वैल्यूज असाइन करनी है कि वो सही फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अगर हमें मशीन ट्रांसलेशन के लिए ट्रेन करना है तो वो मशीन ट्रांसलेशन कर सकें। अगर मुझे उन्हें हमें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग के लिए ट्रेन करना है तो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग के लिए ट्रेन कर सकें। और तकरीबन सारे ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरल पर्पस होते हैं, तो उन्हें एक जनरल पर्पस टास्क के लिए भी ट्रेन किया जा सके। और जनरल पर्पस टास्क के लिए ट्रेन करने से पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर के तौर पे ट्रेन करना होता है, जो यहाँ पर है। और अगर हम इनकोडर्स यूज कर रहे होते हैं तो हर वर्ड की एम्बेडिंग हमें हर वर्ड की एम्बेडिंग्स के लिए ट्रेन करना होता है। तो हम ट्रांसफॉर्मर्स को ट्रेन किस तरह से करते हैं। हम बहुत ह्यूज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट लेते हैं, जिसे नॉर्मली कॉर्पस कहा जाता है, जिसमें बिलियंस या बाज़ दफ़ा ट्रिलियंस टोकन मौजूद होते हैं, यानी ट्रिलियंस वर्ड, बिलियंस या ट्रिलियंस वर्ड्स वाले सेंटेंसेस मौजूद होते हैं। ये जाता है, एक तरीका यह है इनकोडर्स को, बर्ड जैसे सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए, कि हमने एक सेंटेंस लिखा, हाउ आर डैश मास्ट डूइंग टुडे। तो एक वर्ड हमने उसका छुपा लिया, मास्क कर दिया या ब्लैंक कर दिया। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जिम्मेदारी ये है, या लैंग्वेज मॉडल की जिम्मेदारी ये है, कि वो इस तरह से अपने वैल्यू सेट करे अपने वेट्स की या पैरामीटर्स की, कि सही वर्ड प्रिडिक्ट हो सके, यानी यू और दे हो जाए, योर यहाँ नहीं आ सकता, बुक नहीं आ सकता, दिस नहीं आ सकता। तो और अगर वो गलती करता है, वो यू नहीं आता, यहाँ पे वो यू एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे यू नहीं आता है, बल्कि ए आ जाता है, दा आ जाता है, बुक आ जाता है, तो एक एरर कैलकुलेट होगा। और वो एरर से जो वेट्स की बात की थी, कि जो कनेक्शंस होते हैं वर्ड से दूसरी लेयर पे और एक लेयर से तीसरी लेयर पे, उन वेट्स वाले जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स में से वो एरर माइनस हो जाएगा। और इस कैलकुलेशन के बाद जो अगली दफ़ा जब हम प्रिडिक्शन के लिए कहेंगे, तो उसके रिजल्ट पिछली वाली प्रिडिक्शन से बेहतर होंगे। तो हम बहुत सारे सेंटेंसेस को पास करते हैं जिनमें से वर्ड, कोई ना कोई वर्ड मास्क होता है। ये चीज़ कई दफ़ा रिपीट करते हैं, तो ये काम कंटिन्यूअसली करने से हम ऐसे वेट्स लर्न कर लेते हैं जिनकी बेस पे प्रिडिक्शन सही हो रही होती है, यानी वो ब्लैंक सही फिल कर रहा होता है। और जब वो ब्लैंक सही फिल कर रहा होता है, तो फिर वो जो एम्बेडिंग्स जनरेट कर रहा होता है, वेक्टर्स जनरेट कर रहा होता है, वो दूसरे कामों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह से डिकोडर्स, जिनसे नॉर्मली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनते हैं, उनमें ये होता है कि हमारे पास फिर बहुत टेक्स्ट है, और टेक्स्ट से हमने सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और उसमें से कुछ वर्ड्स हमने दिए और नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए कह दिया। फॉर एग्जांपल, पहले सिर्फ एलएलएम्स दिया और उसने लर्न प्रिडिक्ट कर दिया। फिर एलएलएम लर्न्स इनपुट दिया और उसने टू प्रिडिक्ट कर दिया। अगर उसने टू गलत प्रिडिक्ट किया था और टू की जगह फॉर एग्जांपल उसने एट प्रिंट कर दिया या टाइम प्रिडिक्ट कर दिया, तो एक एरर कैलकुलेट होगा ये इस गलती का, और वो एरर तमाम वेट्स में से माइनस होगा। और जो नए वेट होंगे वो प्रिडिक्शन बेहतर कर रहे होंगे, तो फिर इसमें भी सेवरल आइट्रेशंस के बाद वो सही प्रिडिक्शन करना शुरू कर देता है। और तो ये काम प्री ट्रेनिंग कहलाता है। और प्री ट्रेनिंग इसलिए कहते हैं कि इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बाद में भी हम ट्रेन करते हैं, जिसे हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। तो पहले हमारे पास एक आर्किटेक्चर बना हुआ था, और उस आर्किटेक्चर को हमने टेक्स्ट इनपुट दिए, जिनमें कुछ चीज़ें मिसिंग होती थी। उन मिसिंग चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में उस सिस्टम ट्रेन हो गया, उस एक तरह से हम कह दें कि लैंग्वेज समझने लगा। अब लैंग्वेज समझने के बाद
जो हम इनकोडर्स को तो अभी डिस्कस नहीं करते आजकल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, डिकोडर बेस सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो तो पहले स्टेप पे जब प्री ट्रेन्ड सिस्टम होता है तो वो सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा होता है। लास्ट लाइन देख लें कि LLMs लर्न टू प्रिडिक्ट वन वर्ड एट अ, ये दिया तो उसके बाद उसने टाइम प्रिडिक्ट कर दिया। अब इसे कई दूसरे टास्क के लिए ट्रेन करना है। टास्क मशीन ट्रांसलेशन भी हो सकती है, टास्क समराइजेशन भी हो सकती है, टास्क क्वेश्चन आंसरिंग भी हो सकती है, बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। तो उन टास्क के लिए ट्रेन करने के लिए हमें इनकी पहले एक चीज कहलाती है प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। हमारे पास एक मॉडल मौजूद है, उस मॉडल को हम बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं कि ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। एक इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया और फिर उसके बाद अ, उर्दू सेंटेंस दे दिया। फिर दूसरी एग्जांपल दी, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। इंग्लिश का सेंटेंस दे दिया और उसके बाद उर्दू का सेंटेंस दे दिया। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स बनाकर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 52K एग्जाम्पल्स, 52,000 एग्जाम्पल्स दे दी मुख्तलिफ टास्क की। और उन टास्क पे ये ट्रेन हो गया। और ये प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग इसलिए है कि हम पहले प्रॉम्प्ट लिखते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी कि ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, या इंस्ट्रक्शन ये होती है समराइज दिस टेक्स्ट टू टू सेंटेंसेस या और टू 50 वर्ड्स। या ये कह सकते हैं कि गिव असाइन अ टॉपिक टू द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो ये कोई भी ये प्रॉम्प्ट है और प्रॉम्प्ट के साथ फिर एक डाटा होता है, और डाटा के बाद ट्रेन करने के लिए हम उसका आंसर भी दे देते हैं। जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो वो आंसर खुद प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास एक खाली मॉडल होता था, खाली मॉडल को हमने प्री ट्रेनिंग से नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन करने के काबिल बनाया, और नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के बाद जब उसे जबान सीख लिया एक तरह से, तो उसे टास्क परफॉर्म करने के एग्जांपल्स दिए और उसने टास्क परफॉर्म करके दे दिए। इसकी एक एग्जांपल है कि मेटा ने, फेसबुक या मेटा की जो कंपनी मेटा है, उसने लामा एक मॉडल रिलीज किया। उस लामा ने बेसिकली जब सिंपलेस्ट, जब वो सादा हालत में था तो वो सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता था। उसको फिर इंस्ट्रक्शंस के एग्जांपल दे दी गई 52,000। तो उससे अल्पाका 7B बना, जो प्रॉम्प्ट पे काम कर रहा होता है। हम जो प्रॉम्प्ट दें उन प्रॉम्प्ट के बेस पे वो डिसीशंस ले रहा होता है। तो एक काम प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग होता है। और आगे जाके मैं यही बात करूंगा कि ये जिम्मेदारी फिर लिंग्विस्टिक्स और अलाइड फील्ड्स वालों की है कि वो अपने काम के प्रॉम्प्ट्स जनरेट करें, कि ट्रेनिंग एग्जांपल्स जनरेट करें, ताकि उन्हें उनकी मदद से प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग दी जा सके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। अच्छा, ट्रेनिंग का एक तरीका तो ये हो गया, प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग। एक और तरीका होता है कि उसे ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक्स। अभी हम ये कर रहे हैं कि उसे इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट भी बता रहे हैं कि आउटपुट ये होगा, और फिर जो उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो एरर है। उस एरर की बेस पे वेट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि किसी सवाल के एक आंसर नहीं होता, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। आपने उसे ऐसे लिखने को कहा किसी टॉपिक पे, तो तो वो ऐसे या वो समरी जो है, वो लाजमी नहीं कि हमने जो उसे समरी एज आंसर दी है उससे 100% मैच करेगी। हो सकता है अपनी क्रिएटिविटी से वो एक और ऐसे सिस्टम बना दे जो उतना ही अच्छा हो या तकरीबन उतना ही अच्छा हो जितना हमारा आंसर है। तो एक और लर्निंग की टाइप ऐसी है जिसमें हम ह्यूमन फीडबैक की बेस पे लर्निंग कर रहे होते हैं। तो हमने सिस्टम को पहले तो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग से हमने प्रॉम्प्ट वगैरह दे के एक बेसिक मॉडल बना लिया, जो पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया था। उसके बाद उसे मजीद एक टास्क दिया, प्रॉम्प्ट दिया कि इस टेक्स्ट की समरी करो। उसने फॉर एग्जांपल समरी करके दो आंसर जनरेट कर दिए। अब ह्यूमन ने फैसला किया, यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, उसने फैसला किया कि आंसर 1 अच्छा है या आंसर 2 अच्छा है। आप लोग अगर चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा वो आपसे पूछ लेता है कि ये दो आंसर्स हैं, आपको इन आंसर्स में से कौन सा अच्छा लगा है। तो वो रन टाइम में भी इस तरह की लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना वो बनाने से पहले ये लर्निंग होती है कि आपने को
ने एक प्रॉम्प्ट दिया, एक टास्क दिया उसे, उस टास्क को करके उसने दो रिजल्ट्स दिए, और दो में से रिजल्ट्स हमें बताना होता है कि पहले वाले को 10 में से 8 मार्क्स मिले, दूसरे वाले को 10 में से 6 मार्क्स मिले, तो आंसर वन बेहतर था। तो उसकी बेस पे वो अपने वेट्स दोबारा से रिकैलकुलेट करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। फिर आप एक और प्रॉम्प्ट देंगे, उसकी बेस पे वो आपको दो आंसर्स देगा, और वो उसकी उनमें से जो बेहतर आंसर होगा उसकी बेस पे फिर वेट्स वगैरह कैलकुलेट होंगे। तो इस तरह से ये जो ह्यूमन फीडबैक की वजह से भी सिस्टम्स ट्रेन होते हैं, और ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन किया जाता है वो से ह्यूमन फीडबैक पे भी ट्रेन किया जाता है सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग के बाद। अच्छा, ये हो गया कि ट्रेन, ये तकरीबन आप ये समझें कि फैक्ट्री सेटिंग है। जब हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल मिलता है तो वो ये ट्रेनिंग करके हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। चैट जीपीटी जब लॉन्च होता है, डीप सीक लॉन्च होता है, तो उनमें ये चीज़ें, इस तरह की ये प्री ट्रेनिंग, प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग, और ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक, ये ट्रेन सिस्टम्स मिलते हैं। अब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन्हें यूज़ किस तरह से कर सकते हैं? पहला जो सबसे सिंपलेस्ट टास्क है कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट पे एक्ट करना हमने प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग में सिखा दिया है। तो अब हम वर्चुअली ये कोई भी उसे टास्क दें तो वो उसे परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसने बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने की ट्रेनिंग दे दी है। तो हम टॉपिक क्लासिफिकेशन दे सकते हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू 3 कैटेगरीज: टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। इन वन ऑफ दीज कैटेगरीज, थ्री नहीं, दीज कैटेगरीज, तो इन चार में से किसी कैटेगरी में बताना है। जो इनपुट टेक्स्ट देंगे वो उनमें से कोई कैटेगरी बता देगा। समराइजेशन के हमने पैराग्राफ टेक्स्ट दे दिया, और उसे वन फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में पैराग्राफ कर दें। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पेनिश, इंग्लिश टेक्स्ट दे दिया, वो स्पेनिश में कर दें। तो जीरो शॉट का मतलब यह है कि चैट जीपीटी पे जाके या किसी भी सिस्टम पे जाके आपने अपना टास्क लिखा और उसने हमें आंसर दे दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आंसर सही होता है, और ज्यादातर लोग इसी तरह, इसी मॉड में से यूज कर लेते हैं, और उससे उन्हें रिजल्ट मिल जाता है। तो एक एलएलएम जो ज्यादा मशहूर हो रहे हैं वो इसीलिए कि आपको उससे एक दफा जब ट्रेंड एलएलएम, आपको प्री ट्रेंड एलएलएम मिल जाता है, तो उसे मजीद ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। जीरो शॉट उस पर कोई और मजीद मेहनत के बगैर आपको प्रॉम्प्ट लिख के रिप्लाई, अच्छा रिप्लाई मिल जाता है। लेकिन अगर अच्छा रिप्लाई ना मिल रहा हो तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉट में यह है, जीरो शॉट में हम उसे कोई एग्जाम्पल नहीं देते, ट्रांसलेशन की कोई एग्जाम्पल नहीं देते, समराइजेशन की कोई एग्जाम्पल नहीं देते। ये एग्जाम्पल नहीं देते कि पहले में कि टेक्नोलॉजी का टेक्स्ट ऐसा होता है, पॉलिटिक्स का टेक्स्ट ऐसा होता है, टॉपिक क्लासिफिकेशन में स्पोर्ट्स का टेक्स्ट ऐसा होता है। इसके मुकाबले में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक, तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स देनी पड़ती हैं प्रॉम्प्ट के साथ, जिसे फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। तो क्लासिफाइड दिस कन्वर्सेशन एज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस है कि वो पॉजिटिव सेंटिमेंट है इन सेंटेंसेस में या नेगेटिव। लेकिन सवाल पूछने से पहले तीन एग्जांपल्स दे दी कि टेक्स्ट द माई सर्विस वॉज ऑसम, इसका लेबल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टिक होगा। माई ऑर्डर नेवर अराइव्ड, इसका लेबल पॉजिटिव क्रॉस यानी नेगेटिव होगा। और थैंक्स फॉर ग्रेट सर्विस, इसका लेबल पॉजिटिव टिक होगा। तो दो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स और एक नेगेटिव एग्जाम्पल हमने प्रोवाइड कर दी। उसके बाद ये पूरा प्रॉम्प्ट हमने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद हम अगर हम नया टेक्स्ट देते हैं, हॉरिबल कस्टमर सर्विस, तो जो उसने इन तीन एग्जाम्पल से लर्न किया है और उसे जनरलाइज किया है कि बाकी सारी लैंग्वेज के मुतालिक जो वो जानता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसकी बेस पे वो कह देगा कि ये पॉजिटिव क्रॉस यानी ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो ये हॉरिबल कस्टमर सर्विस का सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो अगर जीरो शॉट से यानी सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने से आंसर नहीं आ रहा, तो फिर हमें कुछ एग्जांपल्स देके समझाना होता है। तो ये 3, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक एग्जांपल्स दे के दे दी जाती हैं, जिससे वो एक तरह से उसी वक्त लर्न कर लेता है कि इस प्रॉम्प्ट, हमारी प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करना है। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग दूसरा तरीका है। अच्छा, फिर प्रॉम्प्टिंग में भी
प्रॉम्प्टिंग खुद एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है जिस पे लोग पूरा पूरा कोर्स करते हैं, और इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि अच्छा प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखना है। तो अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए एक तरीका यह है कि हम उससे कह दें कि सीधे से आंसर दे दो, या उससे ये कह दें कि स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना या स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग प्रोसेस करना। इवन अगर हम उसे लर्निंग भी करवा रहे हैं, चाहे वो प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग के दौरान करवा रहे हों, चाहे हम उसे फ्यू शॉट के तौर पे करवा रहे हो, तो जो एग्जाम्पल्स हम उसे दें उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को दें। फॉर एग्जाम्पल ये थी पहली एग्जाम्पल लेफ्ट पे, रॉजर हैज 3 टेनिस बॉल, ही बाइज 2 more कैन्स ऑफ टेनिस बॉल्स, ईच कैन हैज 3 टेनिस बॉल्स। तो ये टोटल कितनी बनी? आंसर जो है ना वो 11 आ गया। ये हमने फ्यू शॉट में कह दें कि वन शॉट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल हमने उसे दे दी, और फिर हमने एक और सवाल कर दिया इसी तरह से, इसी तरह का। तो द कैफेटेरिया हैज 23 एप्पल्स इफ दे यूज 20 टू मेक लंच एंड बॉट 6 more। तो आंसर क्या आएगा? उसने आंसर ये गलत लिखा। प्रॉम्प्ट इनके साथ एलएलएम्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो मैथ्स में थोड़े से वैसे भी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि नंबर्स को डील करना इनके लिए मुश्किल होता है एलएलएम्स के लिए। तो वो लर्न नहीं कर पाया। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम चेन ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस करवाते कि जब रॉजर हैज 5 टेनिस बॉल वाली एग्जाम्पल थी, तो डायरेक्ट आंसर 11 लिखने के बजाय अगर हम कहते स्टार्टेड विद 5 balls, 2 cans of 3 टेनिस बॉल ईच इज 6 टेनिस बॉल्स। तो ये 6 किस तरह से आया कि 2 कैंस थे और हर कैन में 3 बॉल्स थी, तो 2 3 द 6, और 5 + 6 = 11, तो आंसर इज 11। तो हमने उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका बताया जिसे चेन ऑफ थॉट कहा जाता है, और फिर वो सवाल किया। तो अब उसने डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने भी स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करने की कोशिश की। तो स्टेप बाय स्टेप में उसने पहले 23 में से 20 माइनस किया, 3 बचा, फिर 3 में 6 ऐड किया, 9 बचा। तो प्रॉम्प्ट से, एलएलएम से, प्रॉम्प्ट में से ये कह दें कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। जब उसे प्रॉम्प्ट एज ए एग्जाम्पल, जब उसे एग्जाम्पल्स दी जाए ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन हो या स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मौजूद हो, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो ये चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग कहलाता है। और आजकल जो रीजन बेस्ड मॉडल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी O1 है, डीप सीक R1 आ गया है, तो ये जो रीजन बेस्ड आ गए हैं वो इसी तरह से हैं कि उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो पहले थॉट प्रोसेस जनरेट करें, और उन थॉट प्रोसेस से फिर रिजल्ट पे आए, डायरेक्ट रिजल्ट पे जंप ना करें। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी इसमें इवन आप पूरा एक कोर्स कर सकते हैं 3 4 क्लासेस का, कि अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है। कुछ तरीके होते हैं कि इंस्ट्रक्शन पहले लिखें, इंस्ट्रक्शंस के हिस्सों को डिवाइड करने के लिए आप कोई सेपरेटर वगैरह लिख दें, वेरिएबल्स यूज करें टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए, और कुछ चीज़ें हैं। तो अगर किसी अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना है तो उसके लिए आपको घंटा 2 घंटा लगाकर गुड प्रॉम्प्ट राइटिंग प्रैक्टिसेस को देखना पड़ेगा। आगे चल के इस सीरीज को अगर कंटिन्यू किया तो इन एक एक टॉपिक पे 2 3 वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर फ्यू शॉट से या चेन ऑफ थॉट से भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो फिर अगला तरीका क्या होता है? तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर हमें हमारा काम 0 शॉट से ही चल रहा है प्रॉम्प्ट लिख के और डेटा दे के, तो हम उसी को यूज करते हैं, वरना हम फ्यू शॉट यूज करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स दे दी, फिर हम एग्जांपल्स देने में कोशिश करते हैं कि चेन ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो रिजल्ट अच्छा जनरेट करे स्टेप बाय स्टेप। प्रॉम्प्ट लिखने के अपने तरीके होते हैं, लेकिन अगर इन सब से भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होता तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यूज कर रहे होते हैं। यानी हम कुछ फ्यू शॉर्ट में एग्जांपल्स हमने पहले से प्रोवाइड की होती हैं। इसमें भी यह है कि हम कुछ प्रोवाइड एग्जांपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अपने एग्जांपल्स से मिलती जुलती या उससे रेलेवेंट एग्जांपल्स। तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन में एक रिट्रीवल वाला पार्ट है कि मेरे पास एक क्यूरी आई कि टेल मी अबाउट कराची। तो उस क्यूरी को पहले हमने, एक बात तो यह है कि जितना उसने प्री ट्रेनिंग में टेक्स्ट देखा है उसके हिसाब से वो आपको आंसर जनरेट करके दे दे।
लेकिन हो सकता है कि उसमें आंसर में कुछ चीजें कमी हो, कुछ गलतियां हो। हेलुसिनेशन की बात मैंने की थी पिछले वाले लेक्चर में भी। तो हेलुसिनेशन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का एक बहुत बड़ा मसला हेलुसिनेशन होता है कि जब उसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता तो उसका वो नियरेस्ट आंसर बता देता है। फॉर एग्जांपल, आप सवाल पूछें कि मीनार पाकिस्तान कहाँ है और उसकी वोकेबलरी में वो लाहौर का वर्ड मौजूद नहीं है, तो वो लाहौर से नियरेस्ट कोई आंसर ढूंढेगा। पाकिस्तान का शहर है तो वो कराची या इस्लामाबाद या गुजरांवाला, फैसलाबाद, इस तरह ये कोई आंसर दे देगा कि मीनार पाकिस्तान फैसलाबाद में है, क्योंकि उसके वोकेबलरी में वर्ड लाहौर नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या अक्सर एलएलएम के पास सारी नॉलेज नहीं होती है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये भी करते हैं कि जो क्यूरी आती है उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट या रिलेवेंट टेक्स्ट रिट्रीव करके ले आते हैं। यानी जो मेरे पास सवाल आया उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास भाई बहुत बड़ा डेटाबेस पड़ा हुआ था, उसमें से रिलेवेंट 4-5 एग्जाम्पल्स उठा के ले आए। उन पांचों एग्जाम्पल्स को मिलाकर एलएलएम ने अपना आंसर जनरेट किया। तो एलएलएम को जवाब लिखना आता है, उसको समराइज करनी चीज़ें आती हैं, उसको इन्फ्लुएंसिंग आती है, लेकिन उसे डाटा जो प्रोवाइड करते हैं वो हम रिट्रीवल के थ्रू करते हैं। और ये रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन रैग कहलाता है, कि कुछ डाटा हम उसे प्रोवाइड कर दें और उस डाटा की मदद से वो फिर आपको एक टेक्स्ट जनरेट करके दे दे। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है ना डिस्कशन में, वो एजेंट्स हैं। एजेंट्स क्या हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ही हैं एजेंट्स। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कॉन्सेप्ट पहले से था कि ऑटोनॉमस कोड जो अपने फैसला इन्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन खुद से ले सकें। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की मदद से हम एजेंट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट आइडिया जो है रिफ्लेक्शन वाला, वो ये है कि मैंने उससे एक ऐसे लिखवाना है लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, तो मैं दो एजेंट्स बनाऊंगा, यानी दो प्रॉम्प्ट्स लिखूंगा और वो प्रॉम्प्ट्स बारी बारी चलेंगे। एक जनरेट का प्रॉम्प्ट है जिसे हम जनरेट का एजेंट कहेंगे, उस वो आपसे टेक्स्ट लेगा और टेक्स्ट से जो है वो आपको कोई डॉक्यूमेंट जनरेट कर देगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया, जीरो शॉट में हम यही करते हैं कि बस ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसे खुद एडिट कर देते हैं। ये ऑटोनोमस एजेंट्स हैं, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ही कहें कि इसे चेक करके बताओ कि ये जो ऐसे लिखा है ये कितना अच्छा है। तो जनरेट एलएलएम ने जनरेट किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट, इसने उसको एनालाइज किया, इवेलुएट किया, उस पर रिफ्लेक्ट कर दिया कि इसमें ये मेरिट्स थे, ये डीमेरिट्स थे। इसको 100 में से वो फॉर एग्जांपल उसने 65 मार्क्स दिए। अच्छा, इन और इसके मेरिट्स डीमेरिट्स बता दिए। अच्छा, अब इसके बाद ये जो चीज जनरेट हुई थी वो, और उस पर जो रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सेस इवेलुएशन हुई है वो, ये दोनों जनरेट वाले मॉड्यूल के बाद दोबारा जाएंगे। जनरेट वाला मॉड्यूल देखेगा कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं, अगली दफा वो एक और चीज जनरेट करेगा, एक नया ऐसे जनरेट करेगा, उन गलतियों को सही करके, उन गलतियों को सही करके वो जनरेट करेगा, तो रिफ्लेक्ट उसे दोबारा से इवेलुएट करेगा, उसकी गलतियां वगैरह बताएगा, और ये लूप चलती रहेगी। इसमें हम कोई थ्रेशोल्ड रख सकते हैं कि जब उसका स्कोर 90 से ज़्यादा हो जाए, जब रिफ्लेक्ट 90 से ज़्यादा स्कोर दे दे तो हम स्टॉप कर दें, या 95 से ज़्यादा स्कोर दे दे तो हम स्टॉप कर दें। तो एजेंट्स खुद से फैसला कर रहे हैं कि कब स्टॉप करना है, कब स्टार्ट करना है। वो अपनी गलतियों से, गलतियों पे जो क्रिटिक होके आई, जिस तरह से नॉर्मली स्टूडेंट मोड में हम करते हैं कि एक काम किया, चेक करवाया, टीचर ने जो गलतियां बताई वो से दोबारा से सही करके फिर दोबारा से चेक करवाया। तो ये उसी तरह से ये दो एजेंट्स की मदद से हम चीज़ों को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो एजेंट बेस्ड वर्क ये होता है। ये तो सिंपलेस्ट एग्जांपल थी, मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं। पहला एजेंट ये प्लान कर सकता है कि मुझे कौन सा एजेंट यूज़ करना है, एजेंट ए यूज़ करना है, एजेंट बी यूज़ करना है, एजेंट सी यूज़ करना है। जब जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को एनालाइज करके फिर वो, पहली दफ़ा उसने एजेंट ए को यूज़ किया, अगली दफ़ा हो सकता है वो एजेंट सी को यूज़ कर ले। तो ये कंटिन्यूस हो सकती है, और ये डिसीजंस हर दफ़ा जब प्रॉम्प्ट चलेगा तो वो नया डाटा प्रोवाइड होगा, वो नया डिसीजन लेगा। ये बात भी हो गई। तो अब ये एक तरह से जो मैंने कहा था कि हमें
प्री ट्रेनिंग के बाद और प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग वगैरह के बाद हमें एक फैक्ट्री सेटिंग के साथ अ, एक एलएलएम मिल गया और हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स लिख के, इंटेलिजेंटली प्रॉम्प्ट्स लिख के और डेटा प्रोवाइड करके हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी रिजल्ट अच्छा ना आए तो हमें सिस्टम को दोबारा से ट्रेन करना होता है, और उसको फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। तो अगर जीरो या फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग से हमें रिजल्ट्स अच्छे ना मिल रहे हों तो हमें फिर फाइन ट्यूनिंग की तरफ जाना होता है। पहले लेवल पे हमने ये प्री ट्रेनिंग की थी कि अनलेबल्ड टेक्स्ट कॉर्पस दिया था, वो एलएलएम से पास किया था और हमें प्री ट्रेन्ड एलएलएम मिल गया था। अब उसके बाद उस प्री ट्रेन्ड एलएलएम को हम अगर छोटा डेटा सेट दें, और फिर मैंने ये कहा था कि ये ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, तो आपके पास बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस, या बिलियंस नहीं तो 100 मिलियन सेंटेंसेस हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनकी बेस पर ये वेट्स ट्रेन हो रहे हैं। उसके मुकाबले में मैं और फिर ये एक जनरल पर्पस चीज बनी कि जो मशीन ट्रांसलेशन भी कर सकती है, समराइजेशन भी कर सकती है, क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकती है, चैट भी कर सकती है, एंड सब कुछ। उसके मुकाबले में मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मैं एक स्पेशल सेंटिमेंट एनालिसिस करना चाहता हूँ, ये सेंटिमेंट एनालिसिस पे अच्छा काम नहीं कर रहा। या मैं पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करना चाहता हूँ, ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग पे अच्छा काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए मुझे एक स्मॉल डेटा सेट लेना पड़ेगा। जाहिर है मैं मशीन लर्निंग, मशीन ट्रांसलेशन पे ट्रेन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं समराइजेशन पे ट्रेन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग से ही करवाना चाहता हूँ। तो मैं एक छोटा डेटा सेट लूंगा, छोटा डेटा सेट का मतलब हजारों में एग्जाम्पल्स हों, 10,000 एग्जाम्पल्स हों फॉर एग्जाम्पल, और उन 10,000 एग्जाम्पल्स की मदद से मैं इस एलएलएम को, प्री ट्रेन्ड एलएलएम जो मिला था, उसके उसको मजीद फाइन ट्यून करेंगे और फाइन ट्यून्ड एलएलएम बनाएंगे। तो उसके अंदर जो वेट्स होंगे उन वेट्स को मजीद मॉडिफाई करेंगे, और उन वेट्स की वैल्यू ऐसी मॉडिफाई करेंगे कि वो मेरे इस टारगेट, जो नया काम जो करवाना चाहता हूँ, उसके लिए भी अच्छे रिजल्ट्स देने लगे। तो ये इसमें हम वेट्स को चेंज कर रहे हैं। इससे पिछले जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी उन सब में, जीरो शॉट वगैरह में, रैग में भी और एजेंट में भी, हम वेट्स को चेंज नहीं कर रहे, बल्कि जिस तरह का सिस्टम है उसी की मदद से रिजल्ट हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वेट्स चेंज करेंगे कि वो मेरे टास्क पे भी अच्छा परफॉर्म करना चाहे। और साथ साथ ये भी ख्याल रखना होता है कि मेरे टास्क पे अच्छा परफॉर्म करे, और पिछले जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी उसकी बाकी रहे, वो मशीन ट्रांसलेशन भी उतना ही अच्छा करता रहे, समराइजेशन भी उतनी अच्छी करता रहे, एंड सो ऑन। तो ये फाइन ट्यूनिंग है। फाइन ट्यूनिंग के साथ मसला ये है कि हमारे पास बिलियंस, जैसे हमने कहा कि बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स मौजूद होते हैं। तो बड़ी कंपनीज, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये तो बड़ी कंपनीज हैं। ये आप अपने पास 100, 100, 500, 1000 जीपीयूज रख कर अपने सिस्टम्स को प्री ट्रेन कर देती हैं। तो अगर हम उन सारे पैरामीटर्स को दोबारा से उनकी वैल्यू चेंज करना चाहें तो हमें भी बहुत उतना ही बड़ा सेटअप चाहिए होगा जितना इन इन लोगों के पास मौजूद है, फेसबुक या गूगल के पास मौजूद है। तो अक्सर हम लोग पूरा एलएलएम को फाइन ट्यून नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी कंप्यूटिंग कैपेसिटी नहीं होती जितने टेक्नोलॉजी जाइंट्स के पास होता है। तो उसके लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है वो ये पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग इस्तेमाल करते हैं, कि हम इन तमाम के तमाम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्री ट्रेन्ड एलएलएम हमारे पास मौजूद है, और हम इन तमाम अगर ये 100 बिलियन वाला है तो 100 बिलियन पैरामीटर्स की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। हम वो नहीं करते, बल्कि हम उसके 100 बिलियन के बजाय हम एक छोटा 1000 ले लेंगे, 1 लाख ले लेंगे, कि 1 लाख पैरामीटर्स हैं, हम उनकी वैल्यूज रिकैलकुलेट करेंगे, और वो वैल्यूज को जो ओरिजिनल वाली पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं उनमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम एक जो ओरिजिनल कैलकुलेशन हो रही होती है उसके ऊपर एक थोड़ी सी कुछ और पैरामीटर्स रखते हैं, उन पैरामीटर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उन्हें ओरिजिनल वाले में ऐड कर देते हैं। तो हम पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग में थोड़े से पैरामीटर्स फाइन ट्यून करते हैं, उनकी नई वैल्यूज में कैलकुलेट करते हैं, और ओरिजिनल वाले में ये नई वैल्यूज ऐड कर देते हैं, या उन पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो ये एफिशिएंट होता है, ये हम अपने
एक छोटे जीपीयू पर या अपने लैपटॉप पर ये काम कर सकते हैं, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। तो प्रैक्टिकली ज्यादातर यूजर पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग ही कर रहे होते हैं। तो सेशन 2 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पे फिर हम जाएंगे कि जो डेटा सेट फाइन ट्यूनिंग वगैरह के लिए और प्री ट्रेनिंग के लिए जो डेटा सेट्स होते हैं वो बनते किस तरह से हैं, उनके क्या इश्यूज हैं।